Hello my dear viewers, and this is Arvind and you are on the way to watching a very beautiful session of subject verb agreement part 6, which is also the last part of the series. So without wasting time, let's move ahead and start enjoying the beautiful session. On the screen is rule number 17. If, agar, who, which and that, अगर who, which और that को हम एक रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में अगर यूज करते हैं, the verb is according to the number and person of the antecedents. Now the question arises कि who, which और that रिलेटिव प्रोनाउंस है, तो रिलेटिव प्रोनाउंस आखिर होता क्या है? एक ऐसा प्रोनाउन जो सेंटेंस के दो क्लॉज को रिलेट करता है और उस केस में उसके ठीक पहले आने वाला जो नाउन या प्रोनाउन है उसको कहते हैं हम एंटीसीडेंट, और हमेशा वह एक सब्जेक्ट के रूप में होता है, वह सब्जेक्टिव केस में होगा और उस हु, विच और दैट के बाद आने वाला जो वर्ब है वह वर्ब एंटीसीडेंट के अनुसार यानी हु, विच और दैट से पहले आने वाला नाउन या प्रोनाउन के अनुसार चेंज होगा। जैसे दिस इज द मैन, who has called me. This is the man who has called me up. अब यहां पर जो who है इसका मतलब होता है जो, यहां who है, which है और that है, तीनों का मतलब होता है जो। इसका मतलब होता है जो कब होता है? जब इन तीनों को हम रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में यूज करते हैं। सो इसका मतलब है दिस इज द मैन, या वही आदमी है जो। तो यहाँ पर जो हु है दिस इज रिलेटिव प्रोनाउन, इसके ठीक पहले आने वाला जो वर्ड है वो है मैन, और मैन क्या है? वह नाउन है और इसको बोलते हैं हम एंटीसीडेंट। तो उसके बाद जो आने वाला वर्ब है इस एंटीसीडेंट के अनुसार होगा, यानी यहाँ पर मैन सिंगुलर है तो यहाँ पर वर्ब भी सिंगुलर होगा। यहाँ पर है आई हु एम अ टीचर टीच हियर, मैं जो टीचर हूं, यानी यहाँ जो हु है यह रिलेटिव प्रोनाउन है और उसके ठीक पहले आने वाला जो नाउन या प्रोनाउन है वह है उसका एंटीसीडेंट। तो उसके बाद आने वाला जो वर्ब है वह इसके अनुसार होगा। यहाँ पर आई है इसलिए यहाँ पर भी एम ही होगा, यहाँ पर इज नहीं होगा। यानी यहाँ पर हम जो रिलेटिव प्रोनाउन है उसके अनुसार हम वर्ब चेंज नहीं करेंगे, बल्कि उन रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आने वाला जो नाउन है या प्रोनाउन है वह हमेशा सब्जेक्टिव केस में होता है और वर्ब उसके अनुसार हम चेंज करेंगे। द स्टूडेंट्स हु आर हियर, यानी यहाँ पर हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है और उसके ठीक पहले जो आया है नाउन या इसका एंटीसीडेंट है और वह प्लूरल है, तो यहाँ पर वर्ब भी प्लूरल हुआ है। द स्टूडेंट्स whom we talked yesterday have arrived. यहाँ पर the students whom we talked, जब कभी भी हम एज ए रिलेटिव प्रोनाउन हम जब who की बात करते हैं तो वह हमेशा सब्जेक्ट का काम करता है, और जब हम who से whom कर देते हैं तो वह ऑब्जेक्ट का काम करता है। और यहाँ पर जब यह सब्जेक्ट नहीं है तो उसके बाद आने वाला जो क्लाउड है उसका भी अपना सब्जेक्ट होगा, तो यहाँ पर वह रूल लागू नहीं होता, यहाँ पर दूसरा रूल लागू होता है। सो द स्टूडेंट्स whom we talked yesterday
एक क्लाउज है वी टॉक्ड यस्टरडे टू हुम, टू द स्टूडेंट्स, यानी हुम सब्जेक्ट नहीं बल्कि ऑब्जेक्ट ढूंढ रहा है, और अगर हु होता तो वह क्या ढूंढता, वह सब्जेक्ट ढूंढता। तो हमेशा ध्यान में रखना जब किसी भी सेंटेंस में हु है, चाहे वह इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के रूप में हो या फिर रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में हो, वह हमेशा सब्जेक्ट ढूंढता है। हु इज प्लेइंग, कौन खेल रहा है, यहां सब्जेक्ट की जरूरत है। यहां पर राम इज प्लेइंग, राम खेल रहा है, तो हमेशा हु सब्जेक्ट का काम करता है, यानी वह सब्जेक्ट ढूंढता है और हुम ऑब्जेक्ट ढूंढता है। यह एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें दो क्लाउजेस है, वी टॉक्ड यस्टरडे, और दूसरा क्लाउज है द स्टूडेंट्स हैव अराइव्ड। यहां हुम दोनों को रिलेट कर रहा है। वी टॉक्ड यस्टरडे किससे, टू हुम, उनसे, यानी द स्टूडेंट से जो आए हैं। सो यहां पर वह रूल, एंटीसीडेंट वाला रूल लागू नहीं होता है। द ओनली म्यूजिशियन दैट हैज वोन द अवार्ड इज अ कैनेडियन। द ओनली म्यूजिशियन दैट हैज, यहां पर जो दैट है वह हम किसके लिए यूज करते हैं, माय डियर स्टूडेंट्स, यह हमेशा ध्यान में रखना कि हु हम किसी व्यक्ति के लिए यूज करते हैं, विच हम किसी लिविंग जानवर या कीड़े मकोड़े या चिड़ियों के लिए यूज करते हैं, या फिर नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज करते हैं। दैट हम किसी व्यक्ति के लिए भी यूज करते हैं और वस्तु के लिए भी यूज करते हैं। और दैट का एक और यूज है, अगर किसी सुपरलेटिव डिग्री के बाद कोई रिलेटिव प्रोनाउन आ रहा है तो वह हमेशा दैट ही आएगा, और या फिर ओनली के बाद अगर आ रहा है तो वह हमेशा दैट ही आएगा। सो द ओनली म्यूजिशियन, जो दैट है, दिस इज रिलेटिव प्रोनाउन, तो उसके पहले आने वाला जो वर्ड है म्यूजिशियन वह सिंगुलर है, तो उसके बाद आने वाला जो वर्ब है यह भी सिंगुलर होगा। नेक्स्ट है द ओनली म्यूजिशियन दैट हैज वोन द अवार्ड इज अ कैनेडियन। यह रिपीट हो गया गलती से। अब हम नेक्स्ट आते हैं, अब्दुल हैज बॉट द टॉप हाइब्रिड कार which will help him save on gas. Abdul has bought the top hybrid car which will help. यहां पर जो रिलेटिव प्रोनाउन है वह which है। which किसके लिए यूज हुआ है, कार के लिए यूज हुआ है, कार के लिए यूज हुआ है, और वह कार इसके ठीक पहले है, यानी यह जो कार है, यानी जो टॉप हाइब्रिड कार है, यह इसका एंटीसीडेंट है, और यह अगर सिंगुलर है, जो सिंगुलर है, तो उसके बाद जो वर्ब है वह भी सिंगुलर आएगा। इस केस में, सिंपल फ्यूचर के केस में, यानी फ्यूचर टेंस के केस में सिंगुलर के साथ या प्लूरल के साथ, दोनों के साथ हम विल यूज कर सकते हैं, दोनों के साथ हम शैल यूज करते हैं। मीनिंग थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, लेकिन हम कर सकते हैं। नेक्स्ट इज रूल नंबर 18। अगर कोई अनफुलफिल्ड डिजायर है, चाहे वो प्रेजेंट का हो, अनफुलफिल्ड डिजायर, माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको कंडीशन में मैंने पढ़ा दिया है कि कोई भी डिजायर, यानी हाइपोथेटिकल कंडीशन या फिर पास्ट का अनफुलफिल्ड कंडीशन, उसमें हम अनफुलफिल्ड डिजायर एक्सप्रेस करते हैं, चाहे विश, इच्छा, हमारी इच्छा, हमारी मनोकामना, हमारी डिजायर जो पूरा हो नहीं सकता या पूरा हो नहीं पाया, उसको कहते हैं अनफुलफिल्ड डिजायर या विश। अगर उसको हम इफ के मदद से या एज इफ के मदद से या एज दो के मदद से या इफ ओनली के मदद से या आई विश के मदद से या वी विश के मदद से हम एक्सप्रेस करते हैं, तो उसके बाद जो आने वाला
वर्ब है वह हमेशा बी फॉर्म में होगा। बी फॉर्म यानी इज, एम, आर, वॉज, वर। और जो बी फॉर्म में होगा उसमें सिर्फ वर ही आएगा और दूसरा कोई भी वर्ब नहीं आएगा, चाहे सब्जेक्ट का नंबर या पर्सन कुछ भी हो। जैसे काश मैं राजा होता, आई विश आई वर अ किंग। अगर मैं राजा होता, इफ आई वर अ किंग। अगर वह राजा होता, इफ ही वर अ किंग। वह ऐसे बात कर रहा है मानो कि वह राजा हो। He is talking as if he were a king। उसी तरह से हम पास्ट के अनफुलफिल्ड डिजायर और विश को एक्सप्रेस करने के लिए भी हम इसको यूज करते हैं। आइए कुछ एग्जांपल्स की मदद से इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। I wish I were a bird। काश मैं चिड़िया होता। यह प्रेजेंट का अनफुलफिल्ड डिजायर है। He is talking as though he were a king। वह ऐसे बात कर रहा है मानो कि वह राजा हो। If I were you, अगर मैं तुम होता या फिर अगर मैं तुम्हारे जगह पे होता तो मैं चेयरमैन से बात करता। यहां पर भी वर यूज हुआ है, यहां पर भी वर यूज हुआ है और यहां पर भी वर यूज हुआ है। एक बात हमेशा ध्यान में रखना है कि आई विश के बाद वर आता है और उस वर के बाद अगर कोई नाउन या प्रोनाउन आता है तो वह हमेशा सब्जेक्टिव केस में होगा, वह कभी भी ऑब्जेक्टिव केस में नहीं होगा। जैसे यू का सब्जेक्ट भी यू होता है और ऑब्जेक्टिव केस भी यू होता है। इससे क्लियर नहीं हो पाएगा, इसलिए मैं एक सेंटेंस लिखता हूं। अगर मैं वह होता या अगर मैं उसके जगह पे होता, इफ आई वर ही, हिम या ही। यहां पर क्या होगा? इफ आई वर ही होगा, हिम नहीं होगा, क्योंकि हिम ऑब्जेक्टिव केस में है, वो हमेशा सब्जेक्टिव केस में होगा। सो माय डियर व्यूअर्स, इस बार भी मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चंस इस वीडियो के लास्ट में डाल दिया है और यह क्वेश्चंस है बेस्ड ऑन कॉमन एरर्स। यू हैव टू स्पॉट द एरर्स and write in the comment box of my channel, and in case there is no error you have to write no error। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके सारे आंसर सही होने वाले हैं, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आपका खत्म हो गया है और इसके बाद कोई भी वीडियो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे नहीं होगा। इन केस कोई और भी रूल मेरे सामने आता है तो उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा। So there are 2 questions you can see on the screen. Another 3 you can see on the screen. Thank you very much and stay happy, stay healthy and stay tuned for the upcoming videos. Thank you very much.